जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। सुपर टेट एग्जाम में शामिल हो रहे सभी छात्र छात्राओं को एग्जाम की अग्रिम और ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आज की यह वीडियो दोस्तों सुपर टेट में चार चांद लगाने वाली साबित होगी। हम कह सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से, सभी सब्जेक्ट को बहुत डिटेल में समझाने का कार्य हो रहा है। इसीलिए नोट्स को मेंटेन करें और पॉइंट टू पॉइंट नोट करें। यूपी से क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, इसलिए यूपी को भी हमें कवर करना है। ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को, मैथ को, रीजनिंग को, शैक्षिक दृष्टि से पूछे जाने वाले मनोविज्ञान के फैक्ट, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, सब कुछ करेंगे। तो पहला वीडियो 50 क्वेश्चंस पर आधारित है। क्वेश्चंस ही नहीं दोस्तों, ये पूरे डिटेल में होंगे मानचित्र के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? देखिएगा, यूपी की करंट की वीडियो अलग आएंगी और यूपी का जो जीके पार्ट है वो अलग से मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए यूपी का जो जीके पार्ट है उसकी पहली वीडियो है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो यूनाइटेड प्रोविंस के साथ जाएगा। बताना चाहूंगा यूनाइटेड प्रोविंस कब था और कब से कब तक जो है रहा है, इसका समयकाल, और उत्तर प्रदेश कब पड़ा इसका नाम, ये भी जानेंगे। देखिए, सन 1950 में इस राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। मतलब 1950 से जो पहले का दशक था उससे पहले ये यूनाइटेड प्रोविंस जाना जाता था। अब मैं आपको बता दूं, 24 जनवरी, एक आपको याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 में इस राज्य का गठन हुआ, जिसका नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर कर दिया गया उत्तर प्रदेश। उससे पहले इस भूभाग को उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इसी 24 जनवरी के चलते प्रत्येक साल 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस वर्ष मनाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर यह रहा। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, यहां से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो यह बनेगा कि ब्रिटिश काल में सबसे पहले यूपी की स्थापना कब हुई थी, और दूसरा भारत के स्वतंत्रता के पश्चात यूपी की स्थापना हुई, वो कब हुई थी। मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा। लेकिन अगर 1950 ना होकर यहां पर लिखा होता 1937 तो वो आंसर सही होता। अब वो दोनों आंसर कैसे सही होंगे समझिएगा इस बात को बारीकी से, क्योंकि ब्रिटिश कालीन का भी एक समय रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को उसका नाम मिला, ये अभी अभी जाना। इसीलिए इसका स्थापना वर्ष 1950 हो जाता है और दिवस 24 जनवरी हो जाता है। इससे पहले अगर हम ब्रिटिश शासन की बात करें तो 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान इसे संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में स्थापित किया गया था। तो बात क्लियर है कि 1937 में भी इसकी स्थापना हुई, बस स्वरूप इतना चेंज था कि वो ब्रिटिश शासन में हुआ था और ये स्वरूप बदल कर आ चुका है भारतीय स्वतंत्रता पश्चात के बाद, ठीक है ना। तो फिलहाल आंसर किसको लॉक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो सिलेक्शन के लिए, रणक्षेत्र में कूदने के लिए तैयार हो जाइए और सब्सक्राइब कर लें राष्ट्र हित में, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों ये है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है कि अगर हम बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश तो ये जाएगा 75 के अनुसार, यानी ऑप्शन सी जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान काल में उत्तर प्रदेश में 18 विभाग हैं, 18 मंडल बांटे गए हैं, जो आगे स्वयं 75 जनपदों में बटे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी है। यह जिला 7680 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला देखते हैं तो हापुड़ माना जाता है। और आपको याद रखना है ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नहीं बल्कि 4 फैक्ट। विभाग कितने हैं? 18 विभाग हैं, 75 जनपद है। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर कितने में फैला है? 7680 स्क्वायर फीट किलोमीटर्स की बात करेंगे। और हापुड़ जिला सबसे छोटा है वाई एरियाज में। तो फिलहाल आंसर जाएगा 75 के साथ, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या दोस्तों कितनी है? जरा जवाब दीजिएगा। बहुत सुंदर। हम देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब सही मारेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छे। लोकसभा सीटों की जब बात होती है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 81 मानी जाती है। अब आंसर के हिसाब से अब क्या मारोगे आप, तो आप यहां पर 80 सीटों पर यह चुनाव माना जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाएगा। समझिएगा, राज्य में लोकसभा सीट 80 होती हैं ऑप्शंस के हिसाब से, विधानसभा सीट 404 हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा भी गया है, आईएमपी फैक्ट है। विधानसभा सीटों की संख्या अगर पूछी जाए तो दोस्तों 404 मारना है। और राज्यसभा जो उच्च सदन कहा जाता है, जिसको स्थायी सदन माना जाता है, उसकी संख्या है 31। तो आप यह पूरी तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं कि चारों चीजें क्लियर हैं। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। 404 संख्या है विधानसभा सीटों की, और राज्य में 80 सीटें लोकसभा के अंतर्गत आती हैं, और राज्यसभा के अंतर्गत 31 सीटों का निर्माण होता है। दोस्तों, हमने आपको पूरी डिटेल दे दी है मानचित्र के साथ। हम चाहेंगे कि इस वीडियो में जितने भी बच्चे हैं वो अपने पॉइंट्स को नोट करते रहें बहुत सुंदर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है दोस्तों? जरा जवाब दीजिएगा। यूपी की राजकीय जो भाषा है वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी, अवधी, उर्दू और हिंदी। राजकीय भाषा जो है ऑप्शन नंबर डी हिंदी के साथ जाएगा। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। यह हमारे देश भारत की भी राजकीय भाषा करिए, यहां पर राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, ठीक है ना। शासकीय भाषा संशोधन अध्यादेश 1982 पास किया गया। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि जब भाषा का संशोधन हुआ वो सबसे पहले, तो वो यहां पर आपको मैं बता दूं कि 1951 से लेकर 1982 के दशक में जोड़ी गई। 1951 में धारा 3 जोड़ी गई और उर्दू को प्रदेश में दूसरी। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि दूसरी शासकीय भाषा क्या है, तो वो है उर्दू, और पहली क्या है, वो है हिंदी। तो फर्स्ट में दोस्तों ये आपको याद रखना है, और सेकंड में दोस्तों आपको ये याद रखना है। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। सभी दोस्तों को यहाँ पर जितने भी परिवार हमारा जुड़ा हुआ है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी परिवार में, जो भी बहनें, जो भी भाई, जो भी गृहिणियां, उन सभी के सपनों को मैं सैल्यूट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों मैं बता दूं, मैनचेस्टर कहीं ना कहीं एक दो पार्ट लेकर आता है। एक दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाता है और एक उत्तर भारत का। जब उत्तर भारत की बात की जाए तो यहां पर उत्तर भारत में जो होता है वो कानपुर शहर को माना जाता है। क्या? कानपुर शहर को माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाएगा। मैं बता दूं आपको, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये फैक्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करना आपका परम कर्तव्य है। क्या है? नोट करना आपका परम कर्तव्य है कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और उत्तर भारत का कानपुर का मैनचेस्टर कानपुर को माना जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन, अब कानपुर में देखा जाए तो लाल इमली वाले पार्ट बंद पड़े हुए हैं। तो लाल इमली एक ऐसा रहा ब्रिटिश काल में, अंग्रेजों के दौरान, जो कपड़े मिल को बहुत सराहा जाता था। दोस्तों यहां पर फिलहाल ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी हुई है? अब देखिए, अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या नगर जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। बताने की आवश्यकता नहीं, हर बच्चा जानने की कोशिश करता है और वो जानता है। अयोध्या मानचित्र में देखें तो दोस्तों यहां पर पड़ता है। और अयोध्या की जब भी बात की जाती है तो राम मंदिर अयोध्या से जुड़ा हुआ एक जन्मभूमि स्थल माना जाता है। रामायण की कथा में सरयू अयोध्या से होकर बहती है, ऐसा कहा जाता है, जिसे दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि माना जाता है और आज भी यह विद्यमान है। वाल्मीकि रामायण के कई प्रसंगों में इस नदी का उल्लेख किया गया है। क्या जबरदस्त दोस्तों होता होगा पहले का समय, और आज उस समय को अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले का समय बहुत अच्छा रहा होगा। अगला, प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फतेहपुर सीकरी के साथ जाएगा। फतेहपुर सीकरी दोस्तों क्यों जाएगा, हम जान लेते हैं। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर लगभग आगरा शहर से जुड़ा हुआ ये फतेहपुर सीकरी है। और आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर एक दर्शनीय स्मारक है। क्या है? एक दर्शनीय स्मारक है। इस चीज को आप नोट किया जाए। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ है महान या ऊंचा। बुलंद हम कहते हैं बुलंद आवाज में, और ये बुलंद आवाज गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की आपके कानों में हमेशा तक गूंजती रहेगी। प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गंगा के साथ बच्चे कह रहे हैं। देखिए यहां पर जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, वो चला जाएगा गंगा नदी के साथ। बिल्कुल सही बात है। गंगा नदी जो है 25-25 किलोमीटर में पूरे भारत में बहती है, ठीक है ना, पूरे भारत में बहती है। गंगोत्री से निकलकर ब्रह्मपुत्र के साथ ये डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यमुना भारत की एक नदी है, यह गंगा नदी की सबसे बड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो क्वेश्चन नोट किया जाए, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सहायक नदी का मतलब यह है कि अगर यहां से गंगा गुजर रही है और यहां से अगर यमुना आ रही है तो ये मिलने वाली इसका जल आगे एक ही हो जाता है, तो ये सहायक नदी कहलाएगी। और ये क्या है, सहायक संधि हो जाती है दोस्तों। सहायक नदी कौन सी है, तो आंसर यमुना। जो यमुनोत्री, कौन सी, यमुना यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर गढ़वाल में वहां से निकलती है दोस्तों और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि कहां से निकलती है, उत्तरकाशी गढ़वाल से, और मिलती कहां पर है, प्रयागराज में मिलती है। किससे मिलती है, गंगा से। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की, यमुना है। अगला, प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, यानी प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, वहां पर अगर देखा जाए यूटी को छोड़ के, यानी केंद्र शासित की बात की जाए तो उसको अगर हटा दिया जाए, प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है दोस्तों यहां पर राज्यपाल करता है, तो राज्यपाल को लॉक किया जाए। यहां पर बताएंगे दोस्तों कि संविधान के आर्टिकल 164 में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। फैक्ट को नोट किया जाए, फैक्ट को दोस्तों नोट किया जाए। 164 का नंबर अनुच्छेद ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ऐसी उसको शक्तियां प्रदान की गई हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक बहुमत प्राप्त नेता की जरूरत होती है। बहुमत जिसको प्राप्त होता है वही राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होता है। विधानसभा में सीटों की संख्या 404, राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 और लोकसभा में 80 हो जाती है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ जो है वो कहां पर है। अशोक द्वारा जो निर्मित है राज चिन्ह, वो सिंह स्तंभ जिसको हम कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में कहां पर अवस्थित है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। वो सारनाथ के साथ चला जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों इसके फैक्ट की कि अशोक स्तंभ सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ नगर में स्थित है, ठीक है। महान सम्राट किसके द्वारा, अशोक के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। कहां पर, सारनाथ में। कहां पर, सारनाथ में दोस्तों। किस राज्य में है, यूपी राज्य में है। कब किया था, 250 ईसा पूर्व में। यह दुनिया भर में प्रसिद्ध है, इसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो यह फैक्ट आपको पता है, और नहीं पता है तो नोट करिएगा। अगला 12 नंबर, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। एक लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन दोस्तों। तो यूपी में ताजमहल अगर प्रसिद्ध पूछा जाता है तो वो है आपका आगरा में है, ऑप्शन सी जाएगा। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों लिखिएगा कि ताजमहल आगरा में है, सब जानते हैं, किस नदी के किनारे है ये फटाफट नोट किया जाए, बहुत कम बच्चे लगा पाते हैं। तो वहां पर कंफ्यूजन पैदा ना हो, गंगा नदी मार देते हैं बच्चे, यमुना मार देते हैं, उनको लगता है गोमती मार देना चाहिए, उनको लगता है शारदा मार देना चाहिए, है ना। तो यहां पर आपको यमुना नदी मारना है। यमुना नदी के दक्षिण तट पर है हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे के लिए शुरू किया गया था, तो यादगार में बनाया था, ये सभी बच्चों को पता है। चलिए अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है। देखिए चौखंडी स्तूप की बात की जाए तो ये कहां पर स्थित है, ये दोस्तों आपको बताना है 13 नंबर। तो 13 नंबर जो है आपका सारनाथ में स्थित है। चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है। यह प्रमुख स्मारक जो है चौखंडी स्तूप है, जो सारनाथ से 800 मीटर दक्षिण पश्चिम में ऊंची ईंटों से बना हुआ है। ये देखिएगा ऊंची ईंटों से बना हुआ है, सारनाथ में स्थित है। क्या चौखंडी स्तूप स्थित है। ये महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है। देखिए ये क्वेश्चन में अगर पूछ सकता है ये किसका है, किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस चीज को आप कतई
यहाँ पर नजरअंदाज ना करें, और बनारस से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका वर्णन चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी किया था, यानी ये आकार में चौकोर है। इसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। ह्वेनसांग ने इसका जो है जिक्र किया। बनारस से लगभग दूर है थोड़ा, सारनाथ में स्थित है, तो सारनाथ आपको याद रखना है, ठीक है ना। चौखंडी स्तूप, चौखंडी नाम से ही पता चल रहा है कि आकार में चौकोर है, ठीक है ना, आकार में चौकोर है। और यहां से एक और फैक्ट बनेगा कि ये जो धर्म है वो कौन सा है, बौद्ध धर्म, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है? तो मुगल कालीन लाल किला की बात कर रहा है दोस्तों। अभी अभी मैंने बताया था कि मुगल कालीन जो लाल किला है, देखिए मुगल कालीन जो लाल किला है वो आगरा की बात करें तो फतेहपुर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फतेहपुर नहीं बेटा मारना है, आगरा मारना है। क्यों मारना है, रीजन देखिए। इस भव्य संरचना का निर्माण वर्ष 1973 में मुगल बादशाह अकबर के द्वारा कराया गया था, जिसको लाल किला यानी आगरा का लाल किला, आगरा फोर्ट या किलाई ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। अब समझ में आया? तो मतलब आप समझ गए होंगे कि आगरा को ही, आगरा का जो पार्ट है ये आगरा फोर्ट के नाम से, आगरा फोर्ट आपने देखा होगा अभी भी विद्यमान है, और आगरा फोर्ट कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थल है जो घूमने लायक है, ठीक है ना। और आगरा फोर्ट एक मुगल कालीन कला का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण माना जाता है। प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहां पर स्थित है? कमेंट फास्ट, बहुत सुंदर। तो देखिए यहां पर जो आंसर जाएगा वो 15 नंबर का आंसर फतेहपुर सीकरी के साथ लॉक किया जाएगा। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो जोधाबाई का महल आगरा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फतेहपुर सीकरी के मरियम महल के दक्षिण पश्चिमी तरफ स्थित था। तो क्वेश्चन में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? तो मरियम महल आपको यहां से रिलेट करना है। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी दूसरी रानी जोधाबाई के लिए इस महल का निर्माण कराया था, मरियम महल का निर्माण, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को बहुत डिटेल से खंगाला गया है, और हम ये नहीं चाहते इस सुपर फास्ट वीडियो में आप कोई भी पार्ट को, कोई भी पॉइंट को मिस करें। इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो भले ही बहुत फास्ट हो, उसको रोक के आपको लिखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना है? देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी जो है स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है, ये आपको कमेंट करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये आपका जो आंसर है वो है प्रयागराज। प्रयागराज को पुनः इलाहाबाद, इलाहाबाद को पुनः प्रयागराज कहा गया, ठीक है ना। इलाहाबाद की बात करें तो ये प्रयागराज जाना जाता है अमरूद की खेती के लिए, अमरूद यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। बात करते हैं त्रिवेणी स्ट्रक्चरल, तो ये देखिएगा इलाहाबाद प्रयागराज जिले का मानचित्र, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। इलाहाबाद जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश में राज्य है। क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे क्षेत्रफल में तो लखीमपुर खीरी, और सबसे ज्यादा जनसंख्या में तो इलाहाबाद, ठीक है ना। इलाहाबाद जिले का मानचित्र थोड़ा सा जान लेते हैं। अक्षांश स्थिति वो होती है जो ऐसी खड़ी रेखाएं ना होकर पड़ी रेखाएं हों, और ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है ना। तो देखिएगा, सॉरी 25 डिग्री 45 यानी 25.45 डिग्री उत्तरी, हम कह सकते हैं कि ये उत्तरी पॉइंट अक्षांश है। और जिले का मानचित्र में देखा जाए देशांतरी स्थिति तो 81.84 डिग्री ईस्ट पूर्व में स्थित है। मैंने आपको फिर से बताया कि प्रयागराज सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, यहां की सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5482 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहां पर स्थित है? देखिए सूक्ष्म यंत्र की बात कर रहा है, यहां पर आंसर क्या मारोगे आप? तो बच्चे कहेंगे कि सर लखनऊ। अगर नहीं पता है तो तुरंत नोट किया जाए, सूक्ष्म यंत्र जो माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं वो लखनऊ में बनते हैं। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की, यानी प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये किस रिवर के किनारे है? गोमती रिवर के किनारे है, ठीक है ना, याद रखिएगा। घंटाघर, जामी मस्जिद, मोती महल, रूमी दरवाजा, रेजिडेंसी, सादत अली का मकबरा, बड़ा इमाम बाड़ा, हुसैनाबाद इमाम बाड़ा, छतर मंजिल, इंदिरा गांधी तारामंडल, ये सभी लखनऊ में स्थित है। इनमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। इनमें से एक क्वेश्चन दोस्तों आना ही आना है, तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट है तो आपको लखनऊ लॉक कर देना है।
उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? अभी अभी मैंने बताया कि विभाग, सबसे पहले क्वेश्चन में हम बता रहे थे या दूसरे क्वेश्चन में बता रहे थे कि विभाग क्या है, तो विभाग मंडलों को कहा जाता है क्या, बताइए बेटा। तो यहां पर आपको 18 में 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18 में 18 आंसर मारना। कितना बढ़िया लॉजिक लगा, देखिए अपने आप सेट हो गया। 18 में आपको क्या मारना है, 18 आंसर मारना है। तो यहां पर मंडलों की संख्या 18 है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये है दोस्तों, और हम बात करेंगे इससे थोड़े से फैक्ट की बात कि उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। हापुड़ जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम है और 75 जिलों में सबसे छोटा है। सबसे बड़े में अगर मैं बात करता हूं, सबसे बड़े मंडल की बात करें तो लखनऊ मंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। चलिए, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है, यानी जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है वो क्या कहलाएगा। दोस्तों तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, आवाज़ देख रहे होंगे कि गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही, नहीं तो वीडियोस की बहुत भरमार होती। कोई बात नहीं, हम 3 से 4 वीडियोस जो हम देंगे वो दिन में वो आपको मिलेंगी। चैनल पर प्यार देने के लिए आपका सभी का दिल से धन्यवाद। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी आपके सपनों को साकार जरूर करेगा, हकीकत में बदलेगा। यूपी के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है जिलाधीश कहलाता है। जिलाधीश दोस्तों आप सभी जानते होंगे जो जिला का प्रमुख होता है, ठीक है ना। जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी डीएम होता है, जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम के पद जिला स्तर पर सबसे बड़ा पद होता है, जिसका पूरे जिले के अधिकारियों पर नियंत्रण होता है। VIMP फैक्ट था, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जिलाधीश कहलाता है। प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था, यानी निर्वाण का मतलब समझते हो आप, निर्वाण प्राप्त किया था। कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला उपदेश कहां दिया था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, क्या सारनाथ में दिया था। निर्वाण प्राप्त करने की अवस्थिति को हम क्या कहेंगे, तो वो हम कहेंगे सर कुशीनारा कहेंगे, यानी कुशीनगर कहेंगे। बहुत सुंदर। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार गौतम बुद्ध को 80 साल की उम्र में देवरिया जिले के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी इनके शरीर को त्यागा गया था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जन्म की बात करें लुम्बिनी में, निर्वाण की बात करें तो कुशीनगर में। और यहां पर इनके वंश की अगर मैं बात करूं तो इक्ष्वाकु जो है वंश के, ये क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको कतई भी आप नजरअंदाज ना करें। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। दशा अवतार मंदिर कहां पर अवस्थित है, कमेंट किया जाए। देखिए, दशा अवतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में अवस्थित है। देवगढ़ में अवस्थित है। अब ये देवगढ़ कहां है। दशा अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है और ललितपुर जिले का ही एक पार्ट है देवगढ़, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में अगर जिला पूछे तो ललितपुर याद रखना। ललितपुर दोस्तों यूरेनियम के लिए भी जाना जाता है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। ललितपुर जिला देवगढ़ के पार्ट को ही एक सम्मिलित रूप से जाना जाता था, ठीक है ना, जाना जाता है। और हम कहते हैं ना कि छोटे छोटे पार्ट बटे होते हैं जिले में, ये कौन सा है, ये तालुका कौन सा लगा, ये गांव कौन सा लगा हुआ, ये शहर कौन सा लगा हुआ। इसी तरीके से ललितपुर में भी एक देवगढ़ है। देवगढ़ में ये क्या है, दशावतार मंदिर है। और ये किस भगवान को समर्पित है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त काल में बना है। यहाँ आप भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन कर सकते हैं। क्या बात है। तो मतलब बहुत अच्छा प्लेस है। उम्मीद है यहाँ पर मैं जाने की कोशिश करूंगा, आप भी जाइए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। बहुत सुंदर, बताइए। ऑप्शन 4 है आपके स्क्रीन पर, लॉक किया जाए। तो आंसर किसके साथ जाएगा, स्वामी हरिदास अकबर के समकालीन थे, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ चला जाएगा, अकबर के साथ। लॉक किया जाए। मैं बताता हूं आपको, स्वामी हरिदास 1478 से 1573 तक इनका काल रहा है। भक्त कवि हैं, शास्त्रीय संगीतकार रहे हैं और कृष्ण उपासक रहे हैं, ठीक है ना। और कृष्ण उपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है। और ये वैष्णव भक्त के संगीतज्ञ भी थे, उच्च कोटि के संगीतज्ञ माने जाते हैं। तो ये इतनी सी डिटेल महाराज स्वामी हरिदास के साथ साथ चलेगी। चलिए अगला पॉइंट सॉरी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रचलित। क्या बात है। आप देखिए चित्र भी बड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। और ये रंगमंच के कलाकार दोस्तों एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। 23 का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, नौटंकी के साथ। बहुत सुंदर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। नौटंकी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य में से एक है, जिसका मूल रूप या मूल स्वरूप विथी नाटक का है। बहुत इंपॉर्टेंट, विथी नाटक। इसमें हाथ रसी तथा कानपुरी नाट्य शैलियों द्वारा संवाद होता है, गायन होता है, लोक नृत्य होता है।
आपको मैं बता दूं, ये बिथी नाटक संप्रदाय, बिथी नाटक एक स्वरूप होता है जो इन संवाद गायन और शैलियों में प्रयोग किया जाता है। नौटंकी कहां से जोड़ेंगे आप? यूपी से जोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए, 4 ऑप्शन से मिलते हैं 10 सेकेंड। 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, यानी मतलब जो है अध्यक्षता किसने की। अब यहां से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइपिंग हुआ है, लेकिन अगर पूछा जाए कि 1905 का अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो ये बनारस में हुआ था। ये तो साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन में ही लिखा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसने की, तब आप क्या मारेंगे? तो ये 1905 वाला जो दशक था ना, तो ये काफी उथल पुथल रहा। और इसमें क्या रहा कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के जो गुरु थे, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया 1905, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा, तो गोपाल कृष्ण गोखले, आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसकी अध्यक्षता में अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो आपको कतई नहीं भूलना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, यहां देखिए लिखा भी है। खैर, लगभग 115 साल पहले जब भारत में बड़े स्तर पर राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था, तो बनारस के राजघाट मैदान में 27 से 30 दिसंबर 1905 तक महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। तो 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। कहां हुआ था? बनारस में। अगला, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? वर्तमान नाम जो है 1950 में पड़ा। और अगर हम 1950 की जब बात करता हूं, तो यहां पर आपको पता ही है कि 24 जनवरी 1950। अब 24 जनवरी तो है ही नहीं, तब आप क्या मारेंगे? तब आप क्या मारेंगे? तब यहां पर देखिएगा, एक मैं आपको इस क्वेश्चन में इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं कि यह फैक्ट आरओ का है, और इसमें 24 जनवरी नहीं था। यह विवादों में खड़ा हुआ और आयोग ने 12 जनवरी मारा। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको तो भाई एनसीईआरटी के मुताबिक चलना है। तो इसमें ई ऑप्शन और बढ़ाइएगा, और ई ऑप्शन में लिखिएगा 24 जनवरी 1950, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं इस वीडियो में कि 24 जनवरी डेट आपको याद रखनी है। इसीलिए इसको दिवस के रूप में मनाते हैं। 1950 से पहले इसको संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे, ठीक है ना। और 1950 के बाद इसको उत्तर प्रदेश का नाम जाना गया। तो स्थापना तो आपको 24 जनवरी ही लगानी है। 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत के गवर्नर जनरल ने संयुक्त नाम प्रांत जो है इसको बदल दिया, 1950 में बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया। अगला, प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? बताइएगा कि प्रदेश में तांबा जो है किस जिले में पाया जाता है। तो ये ललितपुर में भंडार इसके मिलते हैं। आपको मैं बता दूं कि तांबा प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई क्षेत्र में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सोनराई क्षेत्र जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? ललितपुर का। सोनराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए, ठीक है ना। तांबा मुख्यतः आग्नेय और परतदार चट्टानों में। तो क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि तांबा जो है, सोना चांदी तांबा कहां पर पाया जाएगा, ये दोस्तों हमेशा परतदार, जिस तरीके से हम मिट्टी को खोदते हैं उसमें परत परत मिलती हैं, और परतदार चट्टान हमेशा आग्नेय चट्टान में ही देखने को मिलती हैं। यूरेनियम प्रदेश के ललितपुर जिले में ही, अभी अभी बताया था कि यूरेनियम के भंडार ललितपुर में ही है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यूरेनियम वाला तो पूछा ही जा रहा है हर बार। प्रदेश में राक फास्फेट कहां पर पाया जाता है? राक फास्फेट पूछ रहा है। राक फास्फेट दोस्तों बांदा जिले में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए को लॉक किया जाएगा। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है? तो ये लिखिएगा मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश में कोयला सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो मिर्जापुर में। और कहां पर? सिंगरैली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में फास्फेट खाद बनाया जाता है इलाहाबाद और मगरवाड़ा कानपुर में। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि इलाहाबाद अमरूद के लिए है और किसके लिए? खाद के लिए। खाद में सबसे नंबर 1। मगरवाड़ा कानपुर में भी बहुत फर्टिलाइजर का काम होता है। तो खाद जो है कानपुर और इलाहाबाद में, कोयला मिर्जापुर सिंगरैली क्षेत्र में, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिर्जापुर में, और दोस्तों रॉक फास्फेट बांदा में, ठीक है ना, याद रखिएगा। और यूरेनियम तांबा ललितपुर में। उत्तर प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? यूपी के 68% भाग पर कृषि की जाती है।
68% के पास में कौन सा पॉइंट है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसको तो कतई नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आजकल कोई खेती नहीं करना चाहता, खेती से तब सब दूर भाग रहे हैं। रीजन आपको पता है। यूपी में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? देखिए, भारत में अगर देखा जाए, टोटल भारत का अगर यूपी के संदर्भ में देखा जाए तो 22% है। यूपी में अगर पूछा जाए कि गेहूं की कृषि टोटल भारत में देखा जाए तो अकेले यूपी करता है 24%। भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है? तो कृषि योग्य का परसेंट जो है 15% है। ये भी बात याद रखिएगा, जितने भी आपके 28 स्टेट है उसमें कृषि वाली जो भूमि है वो 15% के साथ साथ यूपी में मिलती है। ठीक है ना? तो 3 से 4 फैक्ट आपके ये हो गए। प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? यूपी में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? कमेंट कीजिएगा। 29 नंबर आपको बताना है, लॉक करना है। तो ये बांदा जिले से निकाला जाता है, इसलिए ऑप्शन ए लॉक होगा। उत्तर प्रदेश में किस जिले से एस्बेस्टॉस पाया जाता है? ये भी फैक्ट नोट करिए, मिर्जापुर में। यूरेनियम कहाँ से? ललितपुर में बताया है। और तांबा कहाँ से? ललितपुर में बताया है। ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए, प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? मिट्टी देखिए कौन सी पाई जाती है, कमेंट कीजिएगा। प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है कहां पर? जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है दोस्तों, इसलिए गलती मत कर देना। मैं जो कह रहा हूं ये आप यूपी मत लगा देना। भारत में सबसे ज्यादा इंडिया में जो है जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल। और पूछा जाए कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो यह है लाल व काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है। लाल और काली का मिश्रण जो है वो यूपी में देखने को मिलता है। हमेशा आपको याद रखना है, आप अपने घर के बाहर निकलेंगे तो आपको देखने को मिलता होगा कि थोड़ी थोड़ी लाल, थोड़ी थोड़ी काली, और ये मिश्रण भाग जो है ना, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया है। ठीक है ना? और अगर उत्तरी मैदान में देखा जाए, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैदान में अगर देखा जाए, तो वहां पर आपको प्योर जलोढ़ मिट्टी मिलेगी जो पूरी तरीके से नदियों और पानी के द्वारा बहाकर लाई जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश कौन सी फसलें सर्वाधिक उत्पादित करता है? तो धान, मक्का, गेहूं। और राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश के कहां पर पाई जाती है? पर्वतीय व पठारी ढालों पर। जैसे ये वाला क्षेत्र है और यहां पर जो क्षेत्र होगा यहां पर राकर मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, चलिए फिर से वही क्वेश्चन। प्रदेश में यूरेनियम के भंडार, मैं कतई नहीं रुकूंगा यहां पर, ललितपुर। अगर मैं पूछ दूं कि भैया हीरा बांदा है ना, एस्बेस्टॉस मिर्जापुर। भारत के कई राज्यों में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अगर राज्य पूछे तो उसमें कई राज्य हैं, जिसमें राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। यूपी तो है ही। वर्तमान में झारखंड और आंध्र प्रदेश में ही यूरेनियम का खनन होता है। और यूपी में अगर देखा जाता है तो यूपी में तुच्छ मात्रा में ललितपुर में पाया जाता है। भारत का प्रदेश यानी प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? यानी यूपी का चावल उत्पादन में इंडिया में पूछ रहा है कि चावल में यूपी का क्या स्थान है। चावल में यूपी का दोस्तों अगर देखा जाता है तो ये द्वितीय स्थान जाएगा। द्वितीय स्थान। पहला कौन सा है? पहला है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का भारत और के बाजरा उत्पादक राज्यों में द्वितीय स्थान रहा है। भारत में प्रदेश का गन्ना उत्पादन में पहला, गन्ना वाला आप क्षेत्र जानते हो, पश्चिमी इलाका। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का चौथा स्थान आता है। ठीक है ना? थोड़ा सा मेंशन आपको करना होगा। ठीक है ना? अगर मैं बात करता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं चावल उत्पादन में पहला कौन सा है देश में, अगर देखता हूं तो चाइना जाएगा। गेहूं उत्पादन में देश में देखता हूं तो यह भी चीन जाएगा। और अगर सेकेंड में इन दोनों पोजीशन की बात करें तो फिर इंडिया आ जाएगा। ठीक है ना? फिलहाल यूपी की संदर्भ में ये जाएगा। और फर्स्ट में देखिएगा किसके साथ जाएगा? पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है ना? चलिए, प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? जरा जवाब दीजिएगा। यह सरसों जो है वो किसके अंतर्गत रखी जाएगी? सरसों जो है वो रबी फसल के अंतर्गत रखी जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसकी उपज दोमट मिट्टी सबसे बेहतरीन मिट्टी है। यह दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है।
भारत में इसकी खेती पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि आदि राज्यों में होती है। तो ये इसका फैक्ट आपको पता हो गया कि मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है, जबकि बोई जाती है दिसंबर में। मिट्टी दोमट मिट्टी है, अंतर्गत रवि के अंतर्गत आती है। सरसों जिसका हम तेल का यूज करते हैं। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में किस साधन के द्वारा की जाती है? यूपी में अगर साधन पूछा जाता है तो कुएं एवं नलकूप है। कुएं से ज्यादा पानी और नलकूप से ज्यादा पानी। हम केवल तालाब और नहर को नहीं मान सकते। ऑप्शन डी जाएगा। प्रदेश में कितने प्रतिशत सिंचाई लघु सिंचाई के साधनों से की जाती है? तो 77% आया हुआ है आपके एग्जाम में। एक जाति से क्वेश्चन ले लेते हैं कि सबसे ज्यादा जनजातियों में संख्या कौन सी है? थारू जनजाति है, जो पहले बता चुका हूं, जो दीपावली के शौक के रूप में मनाती है। प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, जरा बताइएगा। प्रदेश की सबसे लंबी नहर दोस्तों है शारदा नहर, शारदा ट्रांस नहर। आपको मैं बता दूं, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। शाखा प्रशाखाओं सहित शारदा नहर की कुल लंबाई 12,368 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप शारदा नदी के किनारे बनवासा नामक स्थान से निकलती है। और नहर का निर्माण कार्य सन 1920 में प्रारंभ हुआ था, 1928 में पूर्ण हुआ। स्वतंत्रता से पहले ही शुरू हुआ था और स्वतंत्रता के पहले ही खत्म हुआ। शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है और यह बनवासा नामक स्थान से निकाली गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? 36 नंबर। तो दोस्तों यह है बेतवा नदी पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बेतवा नदी पर स्थित है। आंसर जाएगा सी के साथ। कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि कौन सी नदी, कौन सी परियोजना कहां कहां पर अवस्थित है। लिखिएगा, पेन उठाइए। ओबरा बांध की बात की जाए तो किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। कहां है? सोनभद्र में। सजनाम बांध किस नदी पर है? सजनाम नदी पर है। कहां है? ललितपुर में, यूरेनियम पार्ट। मेजा बांध किस नदी पर है? बेलन नदी पर। कहां पर है? मिर्जापुर में। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। और कहां है? झांसी में। स्क्रीनशॉट लिया जाए फटाफट। इसमें ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, चलिए। प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? प्रदेश में वनों को 6 भागों में बांटा गया है। आंसर सी जाएगा। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। और प्रदेश को कितने कृषि भागों में बांटा गया है? 22 भागों में। और प्रदेश को वनों में 6 भागों में। ये 3 फैक्ट, 3 क्षेत्र हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कमेंट कीजिएगा। तो ये दोस्तों बांदा जिले में अवस्थित है। क्या? ऑप्शन डी जाएगा, बांदा। देखिएगा, जो घड़ियाल जैसे वन्यजीव क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। बखीरा अभ्यारण्य कहां पर है? संत कबीर नगर में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य चंदौली में। अब आपके लिए होमवर्क है, हस्तिनापुर वन्य अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? लाख बहोसी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर अवस्थित है? ये 4 फैक्ट तुरंत नोट कीजिएगा। ऐसे ही नोट करके नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर, ये उसका आंसर, ये उसका आंसर, ये उसका आंसर, भले ही आप नकल मार के दें लेकिन लिखें जरूर कमेंट बॉक्स में। तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तेल शोधक कारखाना प्रदेश में दोस्तों जो स्थित है वो कहां पर अवस्थित है? यह है मथुरा में। ऑप्शन ए जाएगा। आपको पता होगा मथुरा रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही साथ और उद्योग जान लेते हैं यूपी के। पेठा उद्योग आगरा, इलाहाबाद, आगरा में सबसे ज़्यादा। प्लाईवुड उद्योग नजीबाबाद, सीतापुर। खेल सामान के लिए मेरठ, बच्चों के लिए जितने भी खिलौने होते हैं प्लास्टिक वाले मेरठ से ही आते हैं। लकड़ी पर नक्काशी बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर, ये तो बहुत पूछा जाता है। ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर। मार्बल उद्योग आगरा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो ये वाला फैक्ट किसके साथ जाएगा? मथुरा के लिए। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? प्रदेश के किस नगर में आनंद भवन है? तो आनंद भवन है प्रयागराज में, इलाहाबाद। ठीक है, जान लेते हैं और दर्शनीय स्थल।
वृंदावन मथुरा में है। खानकाह रसीदिया मैनपुरी में है। भगवान बारह मंदिर कासगंज में है। शाकंभरी देवी मंदिर बहुत बार पूछा गया है, सहारनपुर में है। झरखंडेश्वर शिवलिंग हापुड़ में है। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, ये सबको जब पता है। और ये वाला 3 तो कतई नहीं भूलने, ठीक है। चलिए, प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवासित है? थारू जनजाति हमेशा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में स्थित है। ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं तराई क्षेत्रों में निवास करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट। बुक्सा अथवा भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है ना। और माहीगिरी आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, तुरंत नोट किया जाए, कोई भी समझौता नहीं है, कोई भी पॉइंट से समझौता नहीं करना बच्चे, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संस्थान जहां पर स्थापित है वह जगह कौन सी है? वह जगह है दोस्तों आपका प्रयागराज, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ। जान लेते हैं कुछ फैक्ट, जिसमें आपके 7 फैक्ट हैं, बल्कि 6 से 7 फैक्ट देख लेंगे। एक फैक्ट देख चुका हूं। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? सहारनपुर में। सेंट्रल आलू रिसर्च सेंटर मेरठ में। केंद्रीय वक्री अनुसंधान संस्थान मथुरा में। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान और प्रसार केंद्र खुर्जा में है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जीवी नगर में है। और सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा में है। बहुत से कम लोगों को इनमें से 2 आंसर पता होंगे, बहुत से कम लोगों को सभी आंसर पता होंगे, बाद बाकी 1 या 2 तो आपको पता ही होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं, एक A to Z। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहां पर अवस्थित है? कृत्रिम रबड़ का कारखाना गाजियाबाद में अवस्थित है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी के साथ। कुछ उद्योग और देख लेते हैं। टेराकोटा का उद्योग कहां पर है? गोरखपुर में है। बेत और छड़ी बनाने का उद्योग बरेली में है। आंवला उद्योग सबसे ज़्यादा आंवला प्रतापगढ़ में होता है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत में है। सॉफ्टवेयर उद्योग नोएडा में है। रेशम उद्योग बनारस में है। कहां से जाएगा क्वेश्चन यार? आप समझते नहीं हैं। सारे पॉइंट अगर डिस्कस हो जाएंगे तो बताइए, सुपर टेट आपके झोली में होगा यार, सुपर टेट आपके झोली में होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो प्रमुख लोकगीत है बिरहा। कहां है बिरहा? डी नंबर पर। कुछ हम लोकगीत जान लेते हैं। हरदौल बुंदेलखंड का है। लांगुरिया ब्रज क्षेत्र का है। कजरी पूर्वांचल क्षेत्र का है। और नकटा अवध क्षेत्र का है। मेरी बात समझ में आई? सारी चीजें तो क्लियर हो रही धीरे धीरे, क्या समस्या आ रही है? चलिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? यानी आम सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति में पाया जाता है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में? तो आप देखते होंगे दशहरी, दशहरी है ना। लोग कहते हैं दशहरी दशहरी दशहरी, ये लोला दशहरी, दशहरी बिकता है। अरे दशहरी है साहब, लिए जाओ। ऑप्शन डी जाएगा। रोजगार की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? रोजगार अगर देता है तो वो है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग का मतलब है कि जो आपके टेक्सटाइल कंपनी, कपड़ा उद्योग सबसे पुराना उद्योग और कपड़ा उद्योग है। प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध दोस्तों रामगंगा बांध है, यानी ऑप्शन नंबर बी। जरा जान लेते हैं कौन कौन से बांध किस नदी पर है और किस स्थान पर है। गोविंद वल्लभ पंत बांध रिहंद नदी पर है, पिपरी सोनभद्र में स्थित है। राजघाट बांध कहां पर है? बेतवा नदी पर है, ललितपुर में स्थित है। गोविंद सागर बांध सहजाद नदी पर है, ललितपुर में है। माधव बांध बिरमा नदी पर है, हमीरपुर में है। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर धामपुर में है। और काठी बांध रामगंगा पर है, बिजनौर पर है। दोस्तों आवाज नहीं निकल रही है कतई गले से। आते आते क्वेश्चन नंबर 47 पर ऐसा लग रहा है कि अभी वीडियो को बंद कर देना चाहिए, कतई आवाज नहीं निकल रही, माफी चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? वो है उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन ए लॉक किया जाए। प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। राज्य में औसत तापमान जनवरी में 12.50 से 17.50 तक रहता है। और मई जून में यह बढ़कर 27 से लेकर 32 के बीच में पहुंच जाता है। यहाँ पूर्व से 1000 मिमी से 2000 मिमी और पश्चिम से 610 mm से 1000 mm की वर्षा होती है। रेनोगेज से हम वर्षा नापते हैं।
सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्रफल आप देखते हैं तो मासेनीराम मेघालय का क्षेत्र है, उससे पहले चेरापूंजी वहीं का क्षेत्र रहा करता था। प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है, वह जगह कौन सी है? तो वह दोस्तों है जगह ग्रेटर नोएडा, ठीक है ना, ग्रेटर नोएडा है। और प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? लास्ट के क्वेश्चन हमने थोड़े से तेजी से किए हैं, हमारी भी मजबूरी थी दोस्तों, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि वीडियो को थोड़ा सा रोक के देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन 45 मिनट में आसान नहीं है दोस्तों, पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि डिटेल भी अगर देखा जाए तो पूरे पेज की डिटेल होती है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो कौशाम्बी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। वीडियो कैसी लगी नीचे अपना फीडबैक दीजिएगा, 5 नए दोस्तों को बताइएगा, 5 नई बहनें आप लाइएगा, 5 नए भाई लाइएगा, जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं अपने दोस्तों को बताइएगा कि एक सरकारी सीट की दावेदारी अगर आप पक्की करना चाहते तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी परिवार आपके लिए इंतजार कर रहा है। सब्सक्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद। ईमानदारी से सब्सक्राइब और ईमानदारी से सिलेक्शन पाने के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ आने के लिए नीचे लिंक आपको दी गई है, नोट्स बनाइएगा। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए GURUJI एक स्पेस WORLD सही से स्पेलिंग डालना, एक आपको ऐसा लोगो ग्रीन कलर का मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।